नाज़रीन आदाब, अली बासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास 3 खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली सबसे बड़ी जो लंबी छोड़ी गई है उसकी खबर सबसे लंबी छोड़ी है परवेज़ इलाही साहब। तो मेरा ख्याल है कि ही डिजर्व्स एन ऑनरेबल मेंशन एज़ वेल। अगर वो हमारी आज की 4 बड़ी खबरों में ना भी होते तो भी हम उनको करते, लेकिन वो बड़ी खबर है लिहाजा हम उनको ज़रूर करेंगे। ऑनरेबल मेंशन इस हवाले से कि उन्होंने छोड़ी बहुत लंबी है। उन्होंने ये कहा है कि जो आईएमएफ के और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अक्सर इमरान खान साहब से उनकी अडियाला जेल में, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा जो सेल है वो इमरान खान साहब के सेल के बिल्कुल साथ ही है, तो मैं अक्सर जो है वो वहाँ पर आईएमएफ और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आकर इमरान खान साहब से मिलते हैं। अब मसला इसमें ये था कि दो वजूहात है। मैं पहले तो बताता हूँ कि जी गवर्नमेंट ने क्या कहा है। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने एक ट्वीट की है। ट्वीट के अंदर उन्होंने मज़ेदार ट्वीट की इस हवाले से कि उनकी जो वर्डिंग थी वो काफ़ी फनी थी। कि सेड कि देयर इज नॉट अ सिंगल ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन दिस फैंटेसी, यानी एक जो फैंटेसी है इसमें बिल्कुल सच का शायबा तक नहीं, एक जर्रा भी सच नहीं है। एंड इट इज ट्रूली नथिंग बट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और ये वाकई मतलब वाकईतन ये एक इंसान की जो है ना वो इमेजिनेशन है, उसका एक हिस्सा है। By the senior politico, media is requested to verify such hallucinations। इस तरह के जो लोगों को इस तरह के हवाले नजर आ रहे हैं, अगर इस तरह के, तो वो उनको जरूर जो है वो मीडिया को चेक कर लेना चाहिए बिफोर पब्लिशिंग सच नॉनसेंस। डॉन से उन्होंने जो है वो ये स्टोरी जो डॉन की थी उसको उन्होंने ट्वीट किया। तो अच्छा, अब इसमें मामला ये है जनाब अली के पहली बात तो ये कि ये दुरुस्त नहीं हो सकता। इट इज पॉसिबल कि कभी गए हो मिलने के लिए कोई डिप्लोमेटिक एक ग्रुप गया हो या एक शख्स गया हो, लेकिन ये कहना कि वो अक्सर आते रहते हैं और मिलते रहते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ऐसा एक तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल उलट हो रहा है जो कुछ इमरान खान साहब के जेल से बाहर होने के वक्त हो रहा था। मिसाल के तौर पर जो आईएमएफ का रिव्यू है वो आया है, यहाँ पर उनकी कमेटी आई है, टीम आई है और उसने आकर रिव्यू किया है, सारे खाते खुते चेक किए हैं और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे कर ले, इसको इस तरह कर ले, इसको इस तरह देख ले, और उसके बाद उन्होंने स्टाफ लेवल अग्रीमेंट कर लिया। वेयर एज जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर थे तो चाहे वो मई वाला जो अग्रीमेंट था, मई 2022 वाला, जो सितंबर वाला था, जो उसके बाद इसहाक डार साहब ने किया, हर दफा आईएमएफ ने पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवाई और कहा ही जा रहा था कि जी आईएमएफ जो है वो हमारा दुश्मन हो गया, आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था गालिबन। मामला ये है कि इमरान खान साहब के होते हुए आईएमएफ को लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। ऑन दी अदर हैंड इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान नजर आ रहा है कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। दो वजूहत की वजह से, एक तो ये कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहे हैं, और दूसरी चीज ये हुई है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, तो वो क्योंकि ही इज बीन टेकन आउट ऑफ द सिस्टम और टेकन आउट ऑफ द इक्वेशन, तो आईएमएफ को नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई चांस है। इमरान खान साहब जो है वो आराम से बैठे हुए, एक मरगिल्ली सी इलेक्शन कैंपेन होने का अंदेशा है और उसके बाद एक इलेक्शन होगा जिसमें मोस्ट लाइकली इलेक्शन को मैनेज करके इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे, चाहे वो इलेक्शन से पहले किया जाए, इलेक्शन के दिन किया जाए, इलेक्शन के कुछ देर बाद किया जाए। तो पाकिस्तान की एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत ने कुछ अर्सा पहले बिजनेस कम्युनिटी से जो है वो रिपोर्टेडली ये कहा था बात करते हुए कि आई विल हैंडल हिम। तो लगता ही है कि ही हैज बीन हैंडल, और इसी वजह से आईएमएफ ने फौरी तौर पर इस दफा पाकिस्तान की बात मान ली है। और इमरान खान साहब जब बाहर थे, यानी परवेज इलाही साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जी वो जो ईयू के मेंबर्स हैं और आईएमएफ के मेंबर्स हैं वो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, व्हिच मींस दैट ही स्टिल होल्ड सम पावर इफ ही हेल्ड एनी पावर। अगर थोड़ी सी भी ताकत होती इमरान खान साहब के पास तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आईएमएफ को रोकते। उसकी वजह ये है कि इससे पहले वो खत लिखवा चुके हैं शौकत तरीन को कह के। शौकत तरीन ने फिर आगे पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोहसिन लगारी साहब और जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर थे तैमूर खान झगड़ा साहब, उन दोनों को कह के आईएमएफ को लेटर लिखवाए कि पाकिस्तान के हम जो है वो पैसे नहीं देंगे, जिसकी वजह से आईएमएफ की जो डील थी वो डिलेर हो सकती थी। और उसके बाद इंस्टेबिलिटी को वो इस लेवल तक लेकर गए कि उन्होंने बाकायदा हुकूमतें गिराई। उसके बाद वो अदालतों के जरिए प्रेशर डालते रहे और इलेक्शन वो जल्दी करवाना चाहते थे, जो कि एक लेजिटिमेट डिमांड थी। बट मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उसमें
कोई इवल इंटेंशंस नहीं थी, बुरी नीयत नहीं थी, बुरी नीयत तो उसमें हकीकत यकीनन शामिल थी। तो उसके बाद अगर IMF ने पाकिस्तान का बगैर कुछ के ये अप्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की चली ही नहीं। वो मिल रहे होते, वो मुलाकात कर रहे होते, शायद कर रहे हो, अगर वो कर भी रहे होते तो भी इमरान खान साहब की चली नहीं। इस वजह से ये इतनी आसानी से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आज हो गया है, विच इज अ गुड न्यूज इन द सेंस कि मतलब मुझे कोई खुशी नहीं है कि पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल रहा है, मगर ये कर्जा ऑलरेडी हमें आना ही था, इसके लिए सिर्फ एक अप्रूवल होना था। और अगर खुशी की बात ये इस हवाले से है कि ये कर्जा तो अप्रूव हुआ हुआ था, ये मिलना भी था, इसके हमने वापस भी करने थे, बट पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर जो रिव्यू पहला हुआ है सितंबर में, मेरा ख्याल है अगस्त में हुआ था, उसके बाद अब ये रिव्यू हुआ है, which actually proves that अगस्त से बाद अक्टूबर तक मामला बिल्कुल किसी तरह कुछ बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से ये अग्रीमेंट हुआ है। सो बेसिकली जुलाई में हुआ था शायद, या अगस्त के शुरू में। तो 3 महीने में मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे। इकोनॉमिक जो या कह रहे फाइनेंशियल जो एक मेस था, केओस था, उसको समेटा गया है या उसको ठीक रखा गया है, विच इज वाई पाकिस्तान गॉट दिस ट्रांस। सो बेसिकली इट इज सर्टिफिकेट एज वेल के जो डे टू डे मामला हैं वो ठीक चल रहे हैं। अल्लाह का बस एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं मुल्क के, हमें भी फिलहाल डे टू डे मामला के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ रहा है, बट दिस इज नॉट अ बैड न्यूज इन एनी सेंस। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जनाब अली। तो वो ये है कि फैजाबाद का धरना जो है उसके वर्डिक्ट में, यानी कि पहले उसके खिलाफ जो चलती रही थी काफी दिनों से, उसका केस चल रहा है, दोबारा से हेयरिंग शुरू हुई है 2 नवंबर को, और फिर उसके बाद कल उसकी जो हेयरिंग थी, उसके बाद आज उसका रिटर्न ऑर्डर आया। जो रिटर्न ऑर्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि काजी फायजीसा साहब ने, ये तकरीबन 4 पेजेस का रिटर्न ऑर्डर है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि वो किसी के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर रहे जिन लोगों ने पिछले 4 साल तक इस केस को, ये 4.5 ऑलमोस्ट 5 साल तक दबाए रखा। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो केस है ये 2019 में इसका डिसीजन आया था, फरवरी में, मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में 2019 में फैजाबाद धरने का जो केस है वो आया था, डिसीजन आया था, और 2 जजेस थे उसमें, काजी फायजीसा साहब थे और 7 जो थे वो जस्टिस मुशीर आलम थे। तो उन्होंने कहा कि जी 4 साल में फिर 2021 में जस्टिस मुशीर आलम रिटायर भी हो गए। 2 जजेस ने बैठ के जो फैसला लिखा था उनमें से एक रिटायर हो गया। 2019 से ये लगा हुआ, और 2019 अप्रैल में इसके खिलाफ जो है वो आखिरी दफा ये कॉज लिस्ट पर आया था, और फिर जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उनके कहने पर ये कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर काजी फायजीसा के अपने खिलाफ एक रेफरेंस आ गया। तो वो ये कहते हैं कि ये जो सारा मामला था फैजाबाद धरना केस का, ये जो मामला था, इसमें कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स वो इसलिए इनिशिएट नहीं कर रहे कि 1-2-3 चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि एक तो वो गवर्नमेंट चली गई है, दूसरी बात ये कि जो उनकी जगह नई गवर्नमेंट आई है वो डेमोन्स्ट्रेट कर चुकी है कि वो इसको आगे चलाने के में इंटरेस्टेड है, वो कोशिश कर रही है। उन्होंने एक कमीशन गवर्नमेंट ने कहा था, अदालत ने कहा था बनाने को, वो भी उन्होंने बना दिया है। उसके TORs बनाने थे, वो भी बना दिए हैं। एक TOR ऐड करने के लिए कहा था, वो भी अटॉर्नी जनरल ने गारंटी दे दी है वो बिल्कुल बना देंगे जनाब, ये भी ऐड कर देते हैं जिम्मे तुसी को लगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है वो ये की है कि मैं कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्टेम्प्ट की मैनिपुलेशन में शामिल सुप्रीम कोर्ट खुद भी है, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस मामले में मैनिपुलेट हुई है। मैनिपुलेट इस तरह से हुई है कि जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने लगाया उसके केस को, और जब एक दफा वो केस लगा अप्रैल 2019 में, तो जो चीफ जस्टिस साहब थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने उसको कॉज लिस्ट से निकलवा दिया। उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब अपना पूरा टेन्योर करके गए, नवंबर 2019 में वो रिटायर हुए। उसके बाद पूरा टेन्योर अपना किया गुलजार साहब ने, वो 2021 तक गालिबन, बिल्कुल 2021 तक थे या 2022 के शुरू तक थे, फरवरी तक। फिर 1.5 साल जो है वो 1.5 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो लगाया है मौसूफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। तो उस सारे अरसे में, यानी कि पिछले 5-6 साल से तुसी वेख लो किस तरह ने जज आए ने, साकिब निसार, आसिफ खोसा, गुलजार, फिर ये बंदयाल साहब, तो उन सारे जजों के दौरान जो है वो ये केस लगा ही। और अब जिस जज ने केस लिखा, 2 जज थे जिन्होंने फैसला दिया था, जो दूसरा जज था वो बेचारा रिटायर हो गया, और उसके सामने वो केस दोबारा नहीं आया, रिव्यू नहीं लगा। और जिस जज ने लिखा था वो उस अल्लाह का कोई मतलब मौजज़ा ही है, इसको कह सकते हैं कि वो इस वक्त तक अदालत में मौजूद है, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं सी छड़ी। तो अब जो है वो केस लग रहा है, मगर ये मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट करना, और एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि काजी फायजीसा साहब जो हैं
وہ خود بھی ڈسے ہوئے ہیں سارے چیف جسٹس کے. تو وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ گلزار صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, بندیال صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ دیا, آصف سید کھوسہ صاحب نے ان کے خلاف ریفرنس لگوایا. تو یہ سب کے سب جو ججز تھے دیور, کیا کہوں میں, مطلب مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن حقیقت یہ کہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کر کے گئے یہ ججز. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف, اور یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے. کامران یوسف صاحب نے اپنے ویلاگ میں دی ہے. کامران یوسف صاحب آبویسلی میں ان کو اس وجہ سے بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں بیکاز ہی از اے ویری تھورو پروفیشنل, اور وہ جب کوئی خبر دیتے ہیں تو اس کی خبر جو ہے نا وہ بلا وجہ کی خبر نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی پالیسی کے تحت, وہ خود بھی اس کا حصہ بائی دی وے, ہی از ناٹ دی ہیڈ بٹ ہی از دیئر. تو اس کی جو پالیسی ہے یہ ایس آئی ایف سی کہلاتی ہے, پتہ نہیں کیا فیسیلیٹیشن کاؤنسل, تو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے. تو اس کے اندر کوئی ابھی تک فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ پچھلے تقریباً 5-6 ماہ سے یہ بنی ہوئی ہے مگر اس سے کوئی فورن انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے, 1 روپے کی بھی نہیں ہے. تو جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ اس کے سیکٹری ہیں کمیٹی کے, ان کا نام ہے ایپیکس کمیٹی کے, ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کے, یہ ہے جی خصوصی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. تو کمیٹی کے جو سیکرٹری ہیں جہازیب خان, انہوں نے ایس آئی ایف سی کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ورکنگ کمیٹی نے بہت بہتر کام کیا ہے. پہلے کئی سال لگ جاتے تھے مگر انہوں نے صرف 5 مہینے میں یہ کام کر دیا ہے, اور وہ کام نہیں ہوتے تھے لیکن یہاں ہو گیا ہے. کیا کام ہو گیا, یعنی جو پیپر ورک ہے یا اس کے حوالے سے جو بھی انہوں نے بنانا تھا, اس کی کاغذ شاغذ اس کے سیدھے کرنے تھے, اس کی وہ سب کچھ ہو گیا. مگر پچھلے 5 ماہ میں $1 بھی پاکستان نہیں آیا, اور انہوں نے اس کی وجوہات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی اکنامک انسٹیبلٹی تھی, اور جو دیگر ممالک ہیں مثلا اس میں چائنا کی انہوں نے بات کی, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, یہ جو بھی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرنا چاہ رہے تھے یہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے فی الحال. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ دنوں کی مہمان ہے, یہ چلی جائے گی, اس کے بعد ایک الیکشن ہوگا, الیکشن کے بعد کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی. تو جس نے بھی عدالت جانا ہے, جو بھی ڈیل کرنی ہے, اگریمنٹ کرنا ہے, ایک قانونی معاملات جو ہیں وہ دیکھنے ہیں, وہ ایک ایسی گورنمنٹ کے ساتھ کیے جائیں جو کہ 5 سال حکومت میں ہو, جس کا ٹینیور پتا ہو کہ یہاں پر اس نے رہنا ہے. تو اس گورنمنٹ کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو انہوں نے ایک تو یہ بات بتائی. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کو اندر سخت کر سکتا ہے, اور ایران کے جو واٹرز ہیں, سمندر ہے, اس کے اندر خلیج فارس کے اندر امریکی بحری بیڑا آ گیا. اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ایران متعدد مرتبہ جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنانے کا الٹیمیٹم دے چکا ہے, تھریٹن کر چکا ہے, تو ساتھ جو ہے وہ امریکہ بھی اس کو وارن کرنے کے لیے اپنا بحری بیڑا وہاں پر کھڑا کیا ہے. سو دس کوڈ ایکچولی, یہ کسی بھی وقت اسپیرل آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی جنہوں نے پیسے دے رہے ہیں وہ اتنے مطلب کین اس وقت تک جو ہے نا, وہ کین کیا مطلب اگر وہ کین ہو بھی تو وہ کہہ رہے ہیں یار پہلے اپنا تو گھر دیکھ لینا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے جس کی وجہ سے ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ پورا ہوگا, پاکستان پر امید ہے کہ یہ معاملات سیٹ ہوں گے اور پاکستان میں نئی گورنمنٹ آئے گی, اسرائیل فلسطین معاملہ آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد یہ جو پیسے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. However, جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کوئی ویسے بائی دا وے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید ظاہر ہے آج ایس آئی ایف سی کے اندر موجود ہیں آرمی چیف صاحب, تو ان کو بھی یہ پتا لگا ہوگا کہ جب تک میں یا تو میں مارشل لا لگا دوں یا میں الیکشن کروا دوں, خالی ایس آئی ایف سی میں ہونے سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. I'll have to do something about it, which is why I think کہ الیکشن وہ ہو رہے ہیں, which is good. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. علی وارسی کو اجازت دیجیے, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا.